स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए अब हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है शेयर बाजार सबका अधिकार, जिसमें कि हम आपके सवालों को आगे शामिल करेंगे और शेयर बाजार से जुड़ी जो आपके क्वेरीज हैं वो भी हम इस शो में शामिल करेंगे। दोनों ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं एक और नतीजों पर। टीवीएस सप्लाई चेन पहली तिमाही के नतीजे आए कंपनी के, जिसमें कि आय में 11% की बढ़ोतरी रही। साथ ही 65 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार कंपनी ने 8 करोड़ का मुनाफा किया है। मार्जिन पर हल्का दबाव रहा है, लेकिन इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्लोबल सीएफओ रवि प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच ईटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। तो इस बार हमने देखा आप की कंपनी मुनाफे में आ चुकी है, आय में भी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा है। तो मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है आपका, कब तक वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, और बाकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए और आगे के लिए भी अपना आउटलुक शेयर कीजिए। तो पहले मैं चालू करना चाहूँगा अपना रेवेन्यू के बारे में। इस बार टॉप लाइन अच्छी रही है। 10.9% ग्रोथ है। एक खास चीज़ ये है कि हमारा कंपनी का दोनों सेगमेंट में इस बार ग्रोथ हुआ है। पिछले 4-5 क्वार्टर के बाद ये पहली बार दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुआ है। और आपने पूछा आउटलुक के बारे में, सो हमारा ये अंदाज़ा है कि अगले 2-3 क्वार्टर रेवेन्यू इसी ट्रेंड में चलेगी। सो उसका 2 कारण है। एक तो हमारा जो कोर बिज़नेस है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, उसमें हमारा पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा सेगमेंट जो है फॉरवर्डिंग और नेटवर्क सॉल्यूशंस, उसमें टर्न अराउंड हो चुका है। तो रेवेन्यू को लेके हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए। अब आए हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बॉटम लाइन देख लीजिए। आपने कुछ बताया था कि मुनाफ़ा हुआ है 7.45 करोड़, प्रॉफिट हुआ है इस बार कंपेयर 65 करोड़ लॉस लास्ट ईयर। सो वो 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 लेके हम लोग बहुत एनकरेज्ड हैं। इसका 2 कारण है। हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो बढ़ रही है, और हमारा इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो गया। हमारा आईपीओ का पैसा आके वो हमने रीपे कर दिया। तो मार्जिन भी इधर से इसी रेंज में और बढ़ते जाएगी। तो हमारा आउटलुक ये है अगले 2-3 क्वार्टर में रेवेन्यू इस रेंज में रहेगा। मार्जिन और मुनाफा ये रेंज से थोड़ा ज्यादा ही होने का उम्मीद है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भारत में तो कई सारे मौके यहाँ पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह की बजट में हमने अनाउंसमेंट्स भी होती हुई देखी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, साथ ही आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइएगा। सो आपने सही बोला, भारत में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। और ग्लोबली भी हमारा अपॉर्चुनिटीज है। हमारा मेन स्ट्रेटजी जो है, हमारा पास करीब 70 के ऊपर फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स है, और हमारा पास कैपेबिलिटीज जो है ऑलमोस्ट ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से, ये दोनों हम लोग जोड़ के हमारा स्ट्रेटजी है ये जो क्लाइंट्स है और ये कैपेबिलिटीज को साथ में लेके नया नया ऑर्डर के लिए पाइपलाइन बनाने के लिए। सो ये हमारा पास अभी लंबा पाइपलाइन है, वो जो ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। सो हमारा स्ट्रेटजी ये है कि ये ग्लोबल अकाउंट्स में फोकस करो और नया ऑर्डर लेके आओ। हमारा हिस्ट्री रह चुका है कि अराउंड हर एक साल 1000 से 1200 करोड़ का नया ऑर्डर हमको मिलते है। ये इस साल भी उतना मिलने की उम्मीद है। तो वही हमारा स्ट्रेटजी रहेगा आगे भी। आपने एक विजन शेयर किया था, जिसमें कि कंपनी को करीब 2.5 बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य था, और मुनाफे की अगर बात करें तो 100 मिलियन डॉलर के मुनाफे का लक्ष्य आपने कंपनी के लिए दिया था। क्या आप उस टारगेट की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कंपनी, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। तो मैं फिर से वो टारगेट को कंफर्म करना चाहूँगा। ये कंपनी में हर एक एम्प्लॉयी के पास अपना स्क्रीन पे ये लगा हुआ है। मीडियम टर्म हमारा टारगेट है टुवर्ड 2.5 बिलियन डॉलर्स की तरफ जाने का। टॉप 50 सप्लाई चेन कंपनीज ग्लोबली में हम लोग को शामिल होना है।
मैंने पहले बोला था कि हमारा पास ऑर्डर बुक अच्छी है। सो हमारा फ़ोकस रहेगा इसी ऑर्डर बुक को बढ़ाते जाना, वो बढ़ाने के लिए हम ग्लोबल अमाउंट्स में फ़ोकस करें। सो इसी तरह से ऑर्गेनिकली हम ग्रो करने हमारा पास ये कॉन्फिडेंस है कि ऑर्गेनिकली हम लोग ग्रो कर सकते हैं। मार्जिन के हिसाब से जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, अभी हम लोग को इन्वेस्टमेंट इतना अपना कैपेबिलिटी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी रेवेन्यू आ रहा है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट मार्जिन कंट्रीब्यूट करेगी आगे जाते हुए। सो जो दोनों चीज़ आपने बोला है, रेवेन्यू और मुनाफ़ा मीडियम टर्म में अचीव करने के लिए हमारे पास अभी कॉन्फिडेंस है। सवाल रवि जी आपसे लेंगे और उसके बाद आपको फारिग करेंगे। फ्रेट बिजनेस में चैलेंजेस जो हैं वो दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स में भी कमी है। अब इस तरह का जो माहौल है क्या उभर रहा है बेहतरी की ओर, आप ऐसा कह सकते हैं? किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप पर आप देख रहे हैं? सो हमारा कंपनी में फ्रेट बिजनेस खाली 25% है। आप देखिए तो एक्चुअली वॉल्यूम के हिसाब से हमारा कंपनी में इस क्वार्टर वॉल्यूम ठीक ही रहा है। ये आप जो चैलेंज बात बता रही है वो है ये रेड सी के कारण कई शिप्स को बहुत लंबी रूट लेनी पड़ रही है, तो उसके कारण थोड़ा फ्रेट का रेट बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गया। तो वो चैलेंज है, बट हम लोग उसको मैनेज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने बोला नया बिजनेस आ रही है और कॉस्ट के ऊपर हम लोग कई बहुत बढ़िया फोकस कर रहे हैं। सो ये हमारा एस्टिमेट है अगले 2-3 क्वार्टर थोड़ा ये प्रेशर रहेगा, बट कंपनी मैनेज कर पाएगी। रवि जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। टीवीएस सप्लाई थैंक पर यू। हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं थोड़ा सा उनका भी टेक ले लेते हैं। गौरांग, क्या आपके रडार पर है कंपनी? तो इस कंपनी के ऊपर कविता जब आईपीओ आया था तो मैंने आईपीओ नोट में सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन की थी लंबी अवधि के लिए, और अगर मैं उसी को आधार बनाकर बताऊं तो अगर आपने निवेश किया है लंबी अवधि के लिए तो आप बने रहें। और एक बात दूसरी है, जैसे जैसे हमारा भारतवर्ष देश आगे बढ़ता जाएगा कविता, जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टीवीएस सप्लाई चेन जैसी जो कंपनियां हैं उनकी सेवाओं की जरूरत और भी आपको पड़ेगी। और राइट गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आपने इस पर राय दी है। लेकिन चलिए फ़िलहाल इस चर्चा को हम अच्छा मुझे लगा हमें एक ब्रेक लेना है, लेकिन दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इनफैक्ट एक व्हाट्सएप पर सवाल आया है हैदराबाद से शिल्पा का, और एंजल वन पर इन्होंने अपना सवाल पूछा है। 2697 के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है बता रही है। व्हाट्सएप सवाल है तो मेरे ख्याल से हमारे पास नज़रिए का आइडिया नहीं होगा। गौरांग, आप ही के पास में आऊँगी, बताइएगा। ये कंपनी के ऊपर कवरेज नहीं है, क्षमा चाहता हूँ कविता, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। और राइट, चलिए लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ये सिक्योरिटी से। और लक्ष्मीकांत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी, तो हमारी दर्शक हैं शिल्पा हैदराबाद से, उनका सवाल इंजन वल पर है और 2697 इनकी बाइंग प्राइस है। जी देखिए, आज इसमें एक पुल बैक मूव तो आया था और इस स्टॉक ने 20 डीएमए का लेवल भी रिक्लेम किया था। हालांकि जो मेजर अपसाइड रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रहा है 2320 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 2320 के लेवल्स को निकालता है तभी हमें अपसाइड का मोमेंटम नजर आएगा, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकते हैं 2580 से लेकर 2600 के लेवल्स तक। तो उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। रिबाउंड तो अच्छा हुआ है और जो इसका सपोर्ट नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 2080 के आसपास। मुझे लगता है कि जब तक ये सपोर्ट पकड़ के रखता है एंजल वन, हम ये ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और हमें जो ऊपरी स्तर के जो लेवल्स हैं वो आने वाले समय में दिखाई देंगे। सो 2080 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो 2020 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपके लिए। चलिए अब व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है कोलकाता से डीडी डाय जी का। इनके पास है इन्फोसिस, 100 शेयर्स हैं और 1510 के भाव पर इन्होंने इन्फोसिस लिया हुआ है। गौरांग जी, इन्फोसिस पर क्या सलाह देंगे? 1510 के भाव पर लिया है, अच्छा मुनाफा हो रहा है इन्हें। इनसे बात तो नहीं हो पाई कि कितना समय और दे सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्तर पर क्या करें इन्फोसिस में?
क्षेत्र में जो नतीजे आए हैं पूजा, वो मेरे ख्याल से बेहतर के लिए सुधार होता हुआ नजर आता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि इस वित्तीय वर्ष 2025 में दूसरे आधे में, यानी कि दूसरी तिमाही के पश्चात ये जो सुधार की गति है, ये शायद थोड़ी बहुत और तीव्र हो सकती है। तो अगर जल्दबाजी नहीं है, समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, तो हम राय देंगे कि आप निश्चिंत होकर के बने रहें इन्फोसिस में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और लव शर्मा का व्हाट्सएप का सवाल लेते हैं हमारे दर्शक। रामा स्टील ट्यूब्स पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और लक्ष्मीकांत जी, इनकी जो बाइंग प्राइस है 1290 की है। रामा स्टील का जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और अभी जो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे, वो 12 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये इसके ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं देता है, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। एक इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है 9.5 के आसपास। तो अगर उसके नीचे इसमें ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर हमें और भी निचले स्तर इस स्टॉक में दिखाई देंगे। ये हमारे अगले दर्शक पंजाब से प्रशांत भी फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है सर, किस भाव पर? नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। मैं पंजाब केमिकल्स पे मेरा सवाल है। 980 का मेरा बाइंग प्राइस है। ओके। और क्वांटिटी है 100 क्वांटिटीज। ठीक है, आपको कितना रुकना है इसमें? ऑलमोस्ट मेरा 3 साल हो गया इसमें और एक साल का नजरिया है। चलिए, मुनाफा तो आप कमा ही रहे हैं। गौरांग, क्षेत्र के साथ साथ कंपनी पर भी आपकी राय? तो पूरा केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल होते हैं धान को बचाने के लिए कीड़ों से, ये पूरा क्षेत्र काफी अच्छा लग रहा है हमें। हालांकि पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर निजी कवरेज नहीं है बुनियादी आधार पर, इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कंपनी बहुत ही सक्षम और मजबूत है और इनका निवेश जो है वो करीबन 980 के आसपास। जिस प्रकार से सरकार के तरफ से कृषि क्षेत्र के तरफ प्रोत्साहन मिल रहा है और जो किसान भाई बहन है उनको अवगत कराया जा रहा है कि आपको यूरिया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो है वो किस मात्रा से और किस प्रकार से इस्तेमाल करनी चाहिए, ये पूरा समीकरण मेरे ख्याल से पूरा एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स के तरफ एक सकारात्मक सा रुझान देता है। तो शायद रुकने की सलाह है यहाँ पर और बढ़िया मुनाफा फिलहाल आप कमा भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अविनाश कुमार बिहार से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार। चलिए, कॉल यहाँ पे ड्रॉप हो गई है। लक्ष्मीकांत जी, हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स इन्होंने ख़रीदा हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 170 है और इनकी क्वांटिटी 1240 बता रहे हैं। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ आते तो इनको मुबारकबाद और बधाई भी बिल्कुल देते इनके बम्पर मुनाफे को लेकर और आगे भी जानना चाहते कि इनको करना क्या है। बहरहाल पहले तो बताइए कि इतना मुनाफा क्या इनको बांध लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें अपवर्ड मोमेंटम बना रहेगा जब तक ये स्टॉक 1170 के ऊपर ट्रेड करेगा और मेजर बाइंग मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है जब इसके प्राइजेस 1275 के ऊपर एक क्रॉसओवर देंगे। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जब तक ये 1170 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, वहां से हमें अभी भी 1350 से लेकर 1450 के भी लेवल्स ये आने वाले समय में दिखाई देगा। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट हम ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आने वाले समय में 1400 टारगेट की। देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार और हमारे साथ आगरा से दिशा जैन हमारी दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। नमस्कार दिशा। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैम आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ अबाउट यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है दिशा आपने? मैम स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हैं 2000 शेयर्स एट द रेट 86.52 एंड CESC 1500 शेयर्स एट द रेट 150.43। ओके, आई थिंक मेरे पास आपकी बाइंग प्राइस अलग है। आप एक बार फिर से मुझे स्नोमैन की बाइंग प्राइस बताएंगी? मैम 86.52-53 86.52, ओके। और CESC का बताएंगी? 150.43। 150.43।
Okay, I जी think I've just got the point 52 and 43 right. All right, तो आप कितना इसमें रुकना चाहती हैं? मैम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ओके दिशा, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करती हैं, इसके अलावा भी और क्या स्टॉक्स हैं आपके पास? मैम इसके अलावा जैसे है वास्कॉन इंजीनियरिंग, बिरला सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड, ओह लवली, तो ओके जी दैट्स गुड, बिकॉज बहुत कम महिला दर्शकों के सवाल हमें ऐसे आते हैं या उनसे बातचीत ऐसी हो पाती है जो इतनी रेगुलरली ट्रेडिंग करती हैं। सो आई एम अज्यूमिंग आप ट्रेडिंग के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई कंपनियों को लेकर भी दुरुस्त रखती होंगी और हमारा चैनल ज़रूर देखती होंगी इसके लिए। यस मैम। 18 नाउ से भी हमें मैम ऑलमोस्ट सारी नॉलेज मिलती है एंड हमारे फैमिली में करते हैं और ब्रोकर के थ्रू भी नॉलेज Okay. मिलती है। और स्पेशली 18 नाउ के जो इतने सारे शोज आते हैं स्पेशली कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर मतलब हम सभी के लिए, तो बहुत उससे सारी नॉलेज गेन होती है हमें। धन्यवाद, आप जैसे दर्शक हमें देखते हैं, सराहते हैं, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। आपके स्टॉक्स पर सलाह लेती हूँ मैं। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आऊँगी क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म नज़रिया है। स्नोमैन 86.52, CSE 150.43। जी स्नोमैन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे को, बट अगर हम मंडे, ट्यूसडे और आज का सेशन देखें थोड़ा सा म्यूटेड नजर आ रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रेंथ बना हुआ है स्नोमैन लॉजिस्टिक में जब तक ये स्टॉक्स 81 के ऊपर ट्रेड करता है। और एक बार ये स्टॉक जो इसका इमीडिएट स्विंग हाई है 89 है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो वहां से हमें 98 से लेकर 100 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से। CSE भी है इनके पास? हाँ जी, अगर हम सीएससी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है 174 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि 165 का एक स्टॉप लॉस बनता है। अगर 175 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तब हमें इसमें फिर से एक फ्रेश बाइंग दिखाई देगी। वहां से स्टॉक को ये 185 से लेकर 188 के लेवल तक भी पुश कर सकती है। सो दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं और जो एक्सपेक्टेड जो सपोर्ट लेवल्स बताए गए हैं जब तक दोनों स्टॉक पकड़ के रखते हैं हम अपसाइड के मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये है आपके दोनों ही स्टॉक्स पर सलाह। दिशा, आगे बढ़ते हैं और यूपी से सौरभ कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर भी हैं। सौरभ नमस्कार। जी जी सर बताइए। मैंने एवेंटल के शेयर खरीदे थे 100, किस रेट पे? 185 के 185। ओके, और इसमें कितना जी, आपको समय देना है? लगभग 1 साल। 1 साल का नजरिया है आपका? जी जी, तो मैं तो पूछना चाह रहा था कि कितना रोकूं इसमें मैं। चलिए, मुनाफे में तो आप बैठे हुए हैं फिलहाल। गौरांग, आपके कवरेज में है कंपनी? क्षमा चाहूंगा, इस पर कवरेज नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, चार्ट्स क्या कहते हैं? जी चार्ट्स में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आ रहा है इस स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 220 218 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें बाइंग देखने को मिलेगी। हालांकि निचले स्तर पर 185 से लेकर 188 का एक सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तभी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर ये 185 के लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनेगा। जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वहां से वो 172 के लेवल के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से शैली का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है आपने? उगर शुगर मैंने 8760 में खरीदारी की है। 4500 शेयर्स है मेरे पास, तो इसका आउटलुक मुझे जरा जानना था प्लीज। कितना आपको इसमें समय देना है? आई कैन होल्ड। मैंने रिसेंटली लिया है अबाउट अ मंथ बैक एंड आई कैन होल्ड। 260 ना? हाँ, लगभग उसी प्राइस दायरे में भी ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मीकांत जी बताइएगा, काफ़ी रेंज बाउंड है स्टॉक की प्राइस मूवमेंट। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेंज बाउंड मूवमेंट ही नजर आ रहा है। ये स्टॉक एक स्टिफ हर्डल दिखाई दे रहा है 272 से लेकर 275 के जोन पर, और वहीं से मुझे सेलिंग प्रेशर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अगर इसने 258 के लेवल के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। सो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने बाय करके रखा हुआ है तो एक बार ये 255 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं।
लेकिन जो मेजर ब्रेक थ्रू इनको 275 के ऊपर ही मिलेगा। तो जब तक ये स्टॉक 275 के नीचे सस्टेन करता है तब तक इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। चलिए, राजस्थान से भूपेश जैन का सवाल मैं लेना चाहती हूँ, फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार भूपेश जैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? मैंने मैडम 1000 नाइका के शेयर खरीदे थे 183.5 पे। ओके तो इसमें क्या करना चाहिए? अभी अब जाके थोड़ा भाव उसका ठीक हुआ है तो पिछले 2 दिन से। हाँ, लेकिन इसका क्या टारगेट रखना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म? चलिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, लेकिन गौरांग अगर आपके कवरेज में है तो आप सलाह दे सकते हैं मीडियम टर्म आउटलुक। देखिए, छोटी से मध्यम अवधि के लिए शायद इनको एक सीमित दायरे में ऊपर के तरफ का भाव मिल सकता है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो एफएनएस ई कॉमर्स जो कि कंपनी नाइका है, वहां पर लंबी अवधि के लिए हम बने रहने की राय देंगे। कविता, एक चीज दर्शकों को और निवेशकों को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आईपीओ आया था तो मूल्यांकन बहुत ऊपर की तरफ थे। लिस्टिंग के बाद वो ऊपर भी गया, लेकिन उतनी ही मात्रा में या उससे भारी मात्रा में बिकवाल ले आई और फिर नीचे की तरफ के दायरे। नतीजों को लेकर कुछ निराशा हुई, इस करके थोड़ा पड़ाव ऊपर के तरफ छोटी मध्यम अवधि में लिए सीमित रखता है। लेकिन अगर ये अपना नजरिया परिवर्तन कर सकते हैं, अगर समय सीमा की कोई बाधा नहीं है, पाबंदी नहीं है, तो लंबी अवधि के लिए परिवर्तन कर ले। चलिए, फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो चुका है। और जाते जाते डिस्क्लोजर्स हम ले लेते हैं आप दोनों के ही। लक्ष्मीकांत जी, आप पहले। जी, यहाँ पर जो भी शेयर हमने रिकमेंड किए हैं या हमने उस पर सलाह दी है उसमें हमारा कोई निजी निवेश तो नहीं है, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। गौरांग? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम हमारे क्लाइंट्स को इसी तरीके से राय। धन्यवाद आप दोनों का, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन किया है। और इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन